बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक कृत्तिका का पहला अध्याय इस जल प्रलय में पढ़ाने वाली हूँ। इस अध्याय का पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चों, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक को बाढ़ का कई बार अनुभव हुआ था, लेकिन वह अनुभव उन्हें इस प्रकार से हुआ था क्योंकि यह जिस क्षेत्र में रहा करते थे, जिस गाँव में रहते थे, वहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ बहुत आया करती थी और ये उन बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन स्वयं को लेखक को बाढ़ का अनुभव तब हुआ जबकि ये पटना शहर में रहा करते थे और पटना शहर में एक बार बहुत तेज वर्षा हुई और वहाँ पर बहने वाली जो पुनपुन नदी थी उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुनपुन नदी का पानी पटना शहर में आने लग गया। अब लेखक ने वहाँ पर क्या दृश्य देखे, क्या व्यवस्था की, वह सब हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो अब हम आगे का हिस्सा देखते हैं, इसका दूसरा भाग। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। तो ये कॉफ़ी हाउस गए थे और कॉफ़ी हाउस तक पानी भरने लग गया था, तो वहाँ से फिर ये लौट करके अपने घर वापस जा रहे थे। तो रिक्शे को मोड़कर ये अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि वहाँ का एक बहुत ही बड़ा सिनेमा हॉल था, लेकिन उस समय सिनेमा का शो बंद कर दिया गया था क्योंकि बाढ़ आई हुई थी शहर में, तो सिनेमा कैसे चल सकता था। तो उसके बगल से गांधी मैदान की ओर चले। जो लोग पटना शहर के रहने वाले हैं, पटना शहर को जानने वाले हैं, तो वे इन सारी स्थानों को आसानी से पहचान लेंगे। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। तो वहाँ पर जो पैलेस होटल था और इंडियन एयरलाइंस का जो दफ्तर था, जो ऑफिस था, उसके सामने भी पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। तो नीचे तो पानी भरा हुआ था और ऊपर क्योंकि बहुत ही बड़े बड़ी बिल्डिंग्स थी और उन पर लाल हरे नियन बल्बों की रोशनी थी। तो वहाँ पर जो विज्ञापन थे जो कि नियन रंग के थे, यानी कि बहुत ही चमकीले रंगों के थे। नियन का अर्थ होता है चमकीला। तो नियन विज्ञापनों की जो परछाइयाँ थीं वे पानी में पड़ रही थीं और क्योंकि लाल नीली पीली वे जो परछाइयाँ थीं और वो पानी में पड़ रही थीं, तो वे परछाइयाँ कैसी लग रही थीं? सैकड़ों रंगीन सांपों की। वो सैकड़ों रंगीन रंग बिरंगे सांपों की सृष्टि कर रही थी, रचना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जो पानी है उसमें पता नहीं कितने सारे रंग बिरंगे सांप तैर रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान में पानी भर गया था और उसकी जो रेलिंग थी उसके सहारे बहुत सारे लोग खड़े हुए इस पानी को देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, जब दशहरा का मेला लगता है और वहाँ पर रामलीला हो रही होती है, तो जिस तरह से राम का लोग इंतज़ार करते हैं उससे कम नहीं थे। यहाँ पर भी वो जो लोग देखने के लिए आए थे वे लोग उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। अब लेखक को गांधी मैदान की जो भी स्मृतियाँ थीं वे याद आने लगी कि लेखक ने गांधी मैदान में कौन कौन सी प्रदर्शनियाँ देखी हैं, कौन कौन से खेल देखे हैं, कौन कौन से उत्सव देखे हैं। वे सारे धीरे धीरे लेखक की आंखों के सामने आने लगे और उन यादों पर, यानी कि उन स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक का अर्थ होता है गेरुए रंग का, एक लाल जैसा रंग होता है, तो एक लाल रंग का आवरण यानी कि पर्दा आच्छादित हो रहा था, यानी कि छा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने जब गांधी मैदान में पानी भरते हुए देखा तो लेखक के मन में गांधी मैदान की सारी यादें साकार हो गईं। जब जब वह गांधी मैदान आया था उसने वहाँ पर क्या क्या देखा था और उसकी उन सारी यादों पर एक गैरिक आवरण छा गया, एक गेरुए रंग का, एक लाल रंग का आवरण, क्योंकि वह जो पानी था, जो पानी वहाँ भरा हुआ था, वह कैसे रंग का था? वह गेरुए रंग का था, वह लाल रंग का था। तो वह जो लाल रंग का पानी था वह लेखक की स्मृति पर भी वही लाल रंग छा गया।
हरियाली पर शनै शनै यानी कि धीरे धीरे, हरियाली के ऊपर धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, क्योंकि गांधी मैदान में खूब हरियाली थी, हरी हरी घास थी, और उस हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरते देखना यानी कि उस पर धीरे धीरे पानी चढ़ता आ रहा था, इसका अनुभव सर्व था यानी कि बिल्कुल ही नया था। इस तरह का अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा। इसी बीच में वह यह सब देख रहा था, अनुभव कर रहा था, तो एक अधेड़, एक करीब 50-60 वर्ष की उम्र का, मुस्टंड मोटा ताजा, और गंवार, और बिल्कुल गंवार जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, जिसमें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी, ऐसा व्यक्ति जोर जोर से बोल उठा, ईह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। तो वह आदमी था, वह गुस्से में जोर जोर से बोल रहा था कि जब दानापुर नाम का जो स्थान था वह डूब रहा था, तो पटनिया बाबू यानी कि पटने के जो लोग थे, पटना स्थान के जो लोग थे, जो बाबू थे, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते थे, अपने आप को बहुत होशियार कहते थे, वह लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। वह तो देखने भी नहीं गए कि वहाँ पर कितना बुरा हाल हुआ था, कि कम से कम वहाँ के लोगों की कुछ सहायता तो करते। अब बूझो, अब पूछो कि अब देख लिया ना तुमने कैसी होती है बाढ़। कहने का तात्पर्य यह था कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित था, क्योंकि उसके स्थान पर जब बाढ़ आई थी तो पटना के लोगों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी, ऐसा उसका सोचना था। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, इनके जो साथ के मित्र थे उनसे कहा, पहचान लीजिए यही है वह आम आदमी, कि यही वह आम आदमी है जिसके बारे में आप कहानियाँ लिखना चाहते हैं, जिसका वर्णन आप उपन्यासों में करते हैं। यही हमारे देश का एक आम आदमी है, यानी कि सामान्य आदमी है, मध्यम वर्ग है। यह हमारे देश का मुख्य सामान्य आदमी है, जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठी में होती रहती है। यह वही व्यक्ति है जिसकी खोज, जिसकी तलाश हर साहित्यिक गोष्ठी, गोष्ठी होता है एक प्रकार का सम्मेलन, और साहित्यिक जिसमें कि साहित्यकार आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं और साहित्यकार आते हैं। तो साहित्यकारों की जो गोष्ठी होती है, जो सम्मेलन होता है, उसमें इसी आम आदमी की खोज होती है, इसी आम आदमी के बारे में बात होती है। लेखक अधिक से अधिक इस आम आदमी के ऊपर लेखन कार्य करना चाहते हैं। उसके वक्तव्य में उस व्यक्ति के, वह जो आम आदमी था या वह जो गंवार व्यक्ति था, उस व्यक्ति के वक्तव्य में उसने जो बात कही थी, उसने जो अपना वक्तव्य दिया था, अपना जो विचार प्रकट किया था, उसमें दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र का नाम बताया है, उस क्षेत्र का नाम आप छोड़ भी दीजिए, उसके स्थान पर आप किसी दूसरे क्षेत्र का नाम भी लिख सकते हैं जहाँ पर कि बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है और उन बेचारों के ऊपर क्या बीतती है। मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था बच्चों कि जब बाढ़ आती है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता है, घर में बहुत नुकसान होता है। जब वापस भी अपने स्थान पर लौट कर आते हैं तो घर उन्हें दोबारा से बनाना पड़ता है। तो उस व्यक्ति पर बाढ़ के आने पर क्या बीतती होगी, इसी ओर लेखक अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। शाम के 7:30 बज चुके, अब शाम का समय हो गया, 7:30 बज गए, और आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या होती है बच्चों, रेडियो में जो सरकार की तरफ से रेडियो केंद्र चलाए जाते हैं उसे आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। तो रेडियो पर स्थानीय, वहाँ के उसी स्थान के समाचार प्रसारित हो रहे थे, यानी कि रेडियो पर समाचार आ रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण का अर्थ होता है बच्चों सुनने को उत्सुक, जिसे सुनने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो वहाँ पर जो पान की दुकानें थी, पान की दुकानों के सामने खड़े, क्योंकि पान की दुकान पर रेडियो बजता रहता था, तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे पान खाने के लिए, वे भी बहुत ध्यान से इस समाचार को सुन रहे थे।
पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो रेडियो में यह समाचार प्रसारित हो रहा था कि पानी हमारे रेडियो का जो केंद्र है, आकाशवाणी का जो केंद्र है, उसकी सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और कभी भी वह पानी सीढ़ियों को पार करके और ऊपर आ सकता है। तो वह जो बाढ़ का पानी था वह आकाशवाणी केंद्र की सीढ़ियों तक भी पहुंच चुका था। समाचार दिल दहलाने वाला था। इस समाचार को सुनकर के लेखक का दिल दहल गया, वह बहुत ज़्यादा डर गया। कलेजा धड़क उठा, उसका जो कलेजा था वह धड़क उठा, यानी कि उसका दिल बहुत जोर से घबरा गया, वह बहुत डर गया। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। जो इनके मित्र थे उनके चेहरे पर भी आतंक की, डर की बहुत सारी रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। लेकिन थोड़ी देर में ही हम सामान्य हो गए, सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। यानी कि अंदर से तो हम बहुत डर रहे थे, लेकिन चेष्टा करके, यानी कि प्रयास करके, कोशिश करके हम अपने चेहरे पर सामान्य भाव ले आए। क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्हें अपने चारों ओर जो लोग दिख रहे थे उनमें कोई भी परेशान नहीं था, क्योंकि इनके चारों ओर वही लोग थे जिनके घरों तक अभी तक पानी नहीं आया था, तो वो कोई भी परेशान नहीं थे। इसलिए लेखक ने भी अपने चेहरे पर सामान्य भाव लेकर के आए। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। पानी देख कर के जो लोग लौट रहे थे वो आम दिनों की तरह आराम से हंस बोल रहे थे, आराम से सामान्य रूप से बातें कर रहे थे। बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, बल्कि उन्हें देख कर के लग रहा था कि आज तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उत्साहित हैं, थोड़ा और ज़्यादा प्रसन्न हैं और ज़्यादा खुश हैं। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, लेकिन जो दुकानें थीं उनमें थोड़ी हड़बड़ाहट थी। वहाँ पर थोड़ी सी लोग घबराए हुए थे। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि दुकानों में जो सामान नीचे भरा हुआ था, अगर बाढ़ का पानी आ जाता तो वह सामान सारा खराब हो जाता, तो दुकानदार को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसी कारण नीचे का जो सामान था उसको दुकानदार ऊपर की तरफ रख रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रिक्शे पर, टमटम पर, ट्रक पर अपना सामान लाद रहे थे, जिससे कि अगर बाढ़ आए भी तो वे अपना सामान बचा सकें। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। वे कुछ भी खरीद बेच नहीं रहे थे, क्योंकि इस समय उन्हें क्या चिंता थी? उन्हें अपना माल, अपना सामान बचाने की चिंता थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, लेकिन जो पान वाले थे उनकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी, क्योंकि लोग वहां पर एकत्रित होकर एक दूसरे से हालचाल पूछ लिया करते थे। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न का अर्थ होता है बच्चों पास आया हुआ। तो जो संकट पास आया हुआ था, बिल्कुल पास आ गया था, उस संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। उस संकट से कोई भी प्राणी इतना ज़्यादा डरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में, पान वाले की दुकान पर एक आदमकद आईना था। आदमकद का अर्थ होता है इंसान के कद का, इंसान के बराबर का एक आईना यानी कि शीशा लगा हुआ था। मैं उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नज़र आ रही थी। तो पान वाले की जो दुकान थी उस पर जो शीशा था उसमें इतने सारे लोग उस शीशे में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सारे लोग ही प्रसन्न थे, सामान्य थे। केवल लेखक का चेहरा ही मुहर्रमी दिखाई दे रहा था। मुहर्रम क्या होता है बच्चों? मुहर्रम मुस्लिम धर्म में एक महीना होता है जो कि शोक का महीना कहा जाता है। तो शोक का महीना होता है, तो इस कारण जहाँ पर भी मुहर्रमी शब्द आता है तो उसका अर्थ शोक से लिया जा सकता है, दुख से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है केवल हमारे चेहरे ही मुहर्रमी नज़र आ रहे थे, केवल हमारे चेहरे पर ही दुख, घबराहट के संकेत नज़र आ रहे थे, बाकी सब लोग तो वहाँ पर प्रसन्न थे। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। लेखक को लगा कि हम यहाँ पर और खड़े रहें तो ये जो लोग हैं जो हंसी मजाक कर रहे हैं ये हमारी शक्ल देख करके अभी हमारा मजाक बना देंगे। जरा
इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, जरा इन बुज़दिल जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, तो जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, इनकी शक्ल सूरत देखो, इन डरपोकों की शक्ल देखो। क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह की बातें वे लोग एक दूसरे से कर रहे थे। तो लेखक को लगा कि ये लोग हमारा भी मजाक बनाने लग जाएंगे, एक बार डूब ही जाएं। लोग कह रहे थे एक बार डूब कर ही देख लें, कि देख लेते हैं कि एक बार कि ना जब बाढ़ आती है तो कैसा अनुभव होता है। धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वे कह रहे हैं कि धनुष कोटि एक स्थान का नाम है, तो धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, कि जिस प्रकार से धनुषकोटि लापता हो गया था उसी तरह से कहीं पटना भी ना खो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह से धनुषकोटि जल में गायब हो गया था उसी तरह से पटना जो शहर है वह भी जल में गायब हो जाए, सब पाप धुल जाएगा। हम एक बार अगर पानी में डूब जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। तो वे लोग इतने हंसी मजाक कर रहे थे, वे लोग इतना आनंद मना रहे थे। वे कह रहे थे कि गोल घर के मुंडे पर, उसकी मुंडेर पर, गोल घर की जो मुंडेर है उस पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं, ताश की गड्डी लेकर के बैठ जाते हैं और ताश खेलते हैं, यानी कि आनंद मनाते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, या फिर ऐसा करें कि बिस्कोमान यह पटना की एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, उसकी छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है, यही बिल्कुल सही मौका है, यही माकूल मौका है, यानी कि अच्छा अवसर है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। जो इनकम टैक्स वाले हैं उन्हें भी ऐसे मौक़ों पर ही छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, इस तरह की बातें वे लोग कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है उन लोगों में कोई भी बाढ़ की विभीषिका को नहीं समझ रहा था, उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा था। वे लोग बड़े आराम से वार्तालाप कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और आनंद मनाने का मौका ढूंढ रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। अब ये लोग जब वापस घर लौटने लगे तो राजेंद्र नगर का जो चौराहा था वहाँ पर मैगजीन कॉर्नर, यानी कि जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं बिका करती हैं, उसकी आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत यानी कि पहले की तरह से बिछी हुई थी, यानी कि किताबों की दुकान उस स्थान पर अभी खुली हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। लेखक ने सोचा, क्योंकि लेखक को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था, तो उसने सोचा कि एक सप्ताह की खुराक होता है भोजन, पर यहाँ पर खुराक का अर्थ है पत्र पत्रिका, यानी कि एक खुराक तो पेट की होती है और एक खुराक मानसिक भी तो होती है, मन की भी तो होती है। तो मन बहलाने के लिए सप्ताह भर के लिए किताबें मैं यहीं से खरीद ले चलता हूँ। क्या क्या ले लूँ, अब वह सोचने लगा क्या ले सकता हूँ। हेडली चेस, यह एक उपन्यासकार है जो कि जासूसी पुस्तकें लिखता है। एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली, या फिर ऐसी किताबें होती हैं जो कि एक ही सप्ताह में कोई भाषा सिखा देती हैं, वह ले चलूं। अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब, या फिर योग सिखाने वाली कोई सचित्र, चित्रों के साथ जो किताबें आती हैं वैसी कोई किताब ले चलूं। तो पुस्तकों के स्टॉल पर खड़ा होकर के लेखक सोचने लगा कि सप्ताह भर के लिए कुछ पुस्तकें ले चलूं, क्योंकि घर में बैठे बैठे मन लगाना भी तो कठिन काम होगा, तो कुछ पुस्तकें मेरे पास में रहेंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। तो इन्हें पुस्तकों को पलटते देख करके दुकान का नौजवान, जो कि अभी बहुत अधिक उम्र का नहीं था, नया नया जवान था, तो नौजवान मालिक जिसका नाम कृष्णा था वह मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। अब लेखक जब वापस लौटा तो वह
कोई अच्छी पुस्तकें तो लेकर के नहीं लौटा, बल्कि क्या लेकर के लौटा? हिंदी की, बांग्ला की और अंग्रेजी की सिने पत्रिकाएं। सिने पत्रिकाएं कही जाती हैं फिल्मी पत्रिकाएं। तो क्योंकि लेखक को बांग्ला भी आती थी और बिहारी भाषा भी आती थी और हिंदी और अंग्रेजी भी आती थी, तो इन भाषाओं की वह फिल्मी पत्रिकाएं लेकर के वापस लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। तो मित्र से कहा कि पता नहीं है कल तुम्हारे यहाँ कितना पानी भर जाएगा और मेरे यहाँ कितना पानी भर जाएगा। बहरहाल फिर भी जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो इसने अपने मित्र से कहा कि देखो, कल पता नहीं कौन कितने पानी में फंसा होगा, लेकिन हम में से जो भी ज़्यादा पानी में फंसा होगा उसकी सहायता जो व्यक्ति कम पानी में फंसा होगा वह करेगा, वह उसकी सुधि लेगा, यानी कि ध्यान रखेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था, ये अपने फ्लैट में पहुंचे कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जब ये अपने घर पहुंचे तो इनके साथ ही जनसंपर्क की गाड़ी, जनता से संपर्क करने वाली गाड़ी। ऐसे जब अफसर आते हैं बच्चों, इस तरह की आपदा के अफसर आते हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ गाड़ियां लगाई जाती हैं जो कि लाउड स्पीकर पर लोगों को चेतावनी देती रहती हैं, जो बताती रहती हैं कि यहाँ तक पानी आ गया है, अब पानी 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, जिससे कि लोगों को यह पता चल जाए और वे अपनी अपनी तैयारी कर लें। तो इस प्रकार की जनसंपर्क की गाड़ी भी आ गई थी और घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुँच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। तो बच्चों, जिस फ्लैट में ये रहा करते थे उसका नाम था गोलंबर, और उस स्थान पर कोई भी तेज आवाज होती थी तो वह चारों तरफ के फ्लैटों से टकराती थी। बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैट वहां पर बने हुए थे, तो चारों ब्लॉकों के फ्लैटों से वो टकराती थी, तो एक ही आवाज 4 बार प्रतिध्वनित होती थी। कभी आपने अनुभव किया होगा कि हम किसी ऐसे स्थान पर कुछ बोलते हैं तो लौट करके वह आवाज हम तक आती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। तो वह जो भी गाड़ी वहाँ पर आती है जो कि लाउड स्पीकर से प्रचार करती है, तो वो भाइयों कह करके एक बार चुप हो जाती है और मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, और जो वो पुकार होती है, वह जो आवाज़ होती है, वह वहाँ पर प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। कोई भी तेज आवाज वहां पर 4 बार प्रतिध्वनित होती है, यानी कि 4 बार लौट करके हम तक आती है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है, एक रिक्शे वाला है जो कि बड़ा मस्त मौला है। तो वह अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। तो वह जब सवारियों को छोड़ करके लौट करके आता है, तो वह यहाँ पर आकर के गाना गाता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा। तो इस तरह से वह बड़ी जोर जोर से मस्त मौला होकर के गाना गाता है। तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। तो उसमें यह सूचना प्राप्त हुई कि रात को 12-1 बजे कभी भी पानी इन इलाकों में घुस सकता है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। अब उनकी जो बात थी वह बार बार प्रतिध्वनित होकर के आ रही थी। एक बार उन्होंने बोला सावधान हो जाएं, तो बार बार सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, इन्होंने अपनी गृह स्वामिनी यानी कि अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है। सबसे पहले हम यही ध्यान रखते हैं कि खाने पीने की अपने पास सुविधाएं होनी चाहिए, कि घर में गैस का क्या हाल है, बस उसी का डर है। तो इनकी पत्नी ने कहा उसी की चिंता है, उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है, गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म ही होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊपर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं
नहीं चलता। अब सिलेंडर होता है, उसमें तो कोई मीटर होता नहीं है जो कि ये बता दे कि सिलेंडर में कितनी गैस बाकी है, तो इस कारण से पता ही नहीं चलता कि कितनी गैस बच रही है। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन तो अभी चलेगा। इसके अलावा अपने पास में कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बॉटल। तो जो पत्नी है वह कहती है वैसे ना कोयला भी है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो कोयला काम आ जाएगा। अपने पास स्टोव भी है, लेकिन किरासन केवल 1 लीटर ही है। स्टोव में जो तेल डाला जाता है वह 1 लीटर ही है। फिलहाल बहुत है, लेखक कहता है कि अभी के लिए तो बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, क्योंकि बाढ़ का भी तो ऐसा ही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके, क्योंकि बाढ़ में भी तो कोई मीटर नहीं लगा होता, पता ही नहीं चलता कि यह कब आ धमकेगी। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही, जब तक कि वहाँ पर जनसंपर्क की गाड़ी वहाँ पर लाउड स्पीकर से बोलती रही, तब तक वहाँ पर यह आवाज़ घूमती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। अब लोग वहाँ पर एकदम से सावधान हो गए। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। उसने बहुत सारा कागज़ इकट्ठा कर रखा था जो कि उसने अलाव लगा करके सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया और हमारा जो कमरा था वह भी धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। इस समय रात हो रही थी, लेकिन सारा शहर जागा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ, यानी कि प्रयास करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा एहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। तो यह कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, तो इन्हें लगता है कि इधर की तरफ के कुछ इलाकों में हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। तो इन्हें उम्मीद होती है कि रात के 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर, जिस स्थान पर ये रहते थे, वहां पर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ। अब लेखक, रात काफ़ी हो गई होती है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद आएगी भी। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में किसी को नींद आ सकती है? नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। ये कंपोज की गोली लेते थे, यानी नींद की गोली लेते थे, लेकिन अभी इन्होंने सोचा कि नहीं, इतनी जल्दी नींद की गोली नहीं लूँगा। कुछ लिखूँ, क्या कुछ लिख लूँ? नींद आ नहीं रही है, परेशान भी हूँ, क्या उठ करके कुछ लिखने का काम कर लूँ? किंतु क्या लिखूँ? लेकिन इस समय क्या लिखूँ? कविता लिखूं? क्या कविता लिख सकता हूँ? शीर्षक, उस कविता का शीर्षक लिखूंगा बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, कि बाढ़ की आकुल होकर के प्रतीक्षा करना, यानी कि बाढ़ की बहुत ही अकुलाहट के साथ में इंतज़ार करना, उसका इंतज़ार करना। तो क्या उस कविता को जो मैं लिखूंगा उसका नाम होगा बाढ़ की आकुल प्रतीक्षा। धत, अरे यह भी क्या बेकार का विचार दिमाग में आया है। नींद नहीं आ रही, स्मृतियाँ आने लगी। जब हमको नींद नहीं आती है रात को, तो यादें आने लगती हैं, पुरानी बातें घूम घूम कर दिमाग में आने लगती हैं। एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। चलचित्र यानी कि फिल्म के जो दृश्य होते हैं, जो कि बेतरतीब होते हैं, जो कि किसी निश्चित तरीके से सजे हुए नहीं होते, तो बिल्कुल फिल्म के दृश्यों की तरह ही स्मृतियाँ बार बार दिमाग में आने लगीं। तो बच्चों, हमने पाठ का दूसरा भाग पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में मैं आपको इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ाऊंगी, वही इस पाठ का अंतिम भाग होगा। उसके बाद हम चौथे भाग में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, यह पाठ आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें लेखक ने बाढ़ की जो विभीषिका है उसका आंखों देखा वर्णन किया है। ये बताया है कि कैसा अनुभव होता है जब हम ऐसी किसी समस्या में फंस जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ जब अपने ऊपर बीतती हैं तभी हम लोग समझ पाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।